ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम या ऑपरेशन सिस्टम मीन्स कि प्रोडक्शन जो होता है कितनी तरह का होता है। तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें आपने देखा होगा, उसको आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज 4 पार्ट। 4 में डिवाइड किया जाता है, 4 तरीके का हो सकता है। पहला जैसा आपको बताया गया है कि जॉब शॉप होता है, दूसरा होता है बैच प्रोडक्शन सिस्टम, तीसरा मास प्रोडक्शन सिस्टम और चौथा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। एक बार रिपीट फिर से कर रहे हैं, जॉब शॉप, बैच, मास और तीसरा चौथा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। इसका एक डायग्राम भी आपको बताया गया था, ये आपका डायग्राम है। ये हिस्सा जो है वो जॉब शॉप के लिए है, यानी ये हिस्सा जो है वो जॉब शॉप प्रोडक्शन है, ये बैच वाला है, ये मास है और ये कंटिन्यूअस। इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा तो आप ये गौर करेंगे कि यहाँ ये जो 0 पॉइंट होता है, इससे अगर हम इस एक्सेस पे जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन या ऑपरेशन की वैल्यू कितनी है या वैल्यूम कितना है, मतलब कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब होता है। और इधर की ओर अगर हम जाएंगे इस एक्सेस पे तो यहाँ पर वेराइटी देखें, यानी इस पॉइंट से जो जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा वेरिएबल होगा, यानी उसमें वैरायटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, इस पॉइंट से जितना भी वो ऊपर की ओर होगा, यानी इस एक्सेस में बढ़ेगा, वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी। आपको शायद बताया भी गया था क्लास में, मुझे याद आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं जॉब शॉप की, तो जॉब शॉप यहाँ पर है, इसका मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जो यहाँ से तो बहुत दूर है, यानी इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन साथ साथ में ये वॉल्यूम में बहुत कम होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केवल थोड़ा सा स्पेस है, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम तो बहुत कम होगा लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूरी पर है। नंबर 2, अगर हम इसकी बात करते हैं, बैच वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर जॉब शॉप के, वैरायटी थोड़ा सा कम होगी लेकिन क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। आप देख पा रहे हैं ये स्पेस ज़्यादा है एज कंपेयर दिस स्पेस। वैरायटी यहाँ से अगर हम देखें तो जॉब शॉप में यहाँ तक वैरायटी थी और प्रोडक्शन जो ये जॉब शॉप वाला जो बैच आ रहा है इसमें यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पर वैरायटी एज कंपेयर जॉब शॉप कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। थर्ड वन, अगर हम मास की बात करते हैं, मास प्रोडक्शन की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रोडक्शन और ज़्यादा हो रहा है, यानी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन जो वैरायटी है वो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि केवल इतना स्पेस रह गया है लेकिन ये स्पेस बढ़ गया है अगर हम कंपेयर करें जॉब शॉप का या बैच से। देन थर्ड लास्ट वन, कंटिन्यूअस। ये स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है जैसे यहाँ पर था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैरायटी बिल्कुल कम से कम है, ना के बराबर है, लेकिन स्पेस इसमें यहाँ पर बहुत है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, वो स्पेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कंटिन्यूएशन पे हो रहा है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। यानी अगर हम इन चारों को कंपेयर करें, और ये डायग्राम ध्यान रखिएगा ये उल्टा साइड में बनता है, इस साइड से होता हुआ वापस की ओर बढ़ेगा जीरो की तरफ, यानी सबसे कम प्रोडक्शन जॉब शॉप में होगा, उससे ज़्यादा बैच में होगा, उससे ज़्यादा मास में होगा और लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस में। इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस में प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा होगा लेकिन वेराइटी सबसे कम होगी। मास में प्रोडक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस से कम होगा लेकिन वेराइटी ज़्यादा होगी। अब उसके बाद अगर हम बैच की बात करें तो बैच में प्रोडक्शन मास से कम होगा और वेराइटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और जॉब शॉप की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा लेकिन जो वेराइटी होगी सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जॉब शॉप, बैच, मास और कंटिन्यू, ये 4 तरह के हमारे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन आखिर ये इनको कैसे, इनका क्या फीचर्स होता है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर हम बात करें हैं जॉब शॉप, तो जॉब शॉप एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसको ये कहा जाता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो केवल एक या दो
क्वांटिटी की होती है, यानी जब भी आप प्रोडक्शन का देखेंगे तो जो प्रोडक्शन हो रहा होगा वो केवल 1 या 2 यूनिट्स का हो रहा होगा। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाईली कस्टमाइज्ड होते हैं, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बनते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे इनका प्रोडक्शन होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ होता है। जहाँ तक जो कॉस्टिंग होती है वो भी इसमें काफ़ी हद तक प्री फिक्स्ड होती है और पहले से ही सब कुछ डिफाइंड होता है कि आखिर कितना अमाउंट का प्रोडक्शन का होने वाला है। थर्ड वन, इसका टाइमिंग भी प्रीफिक्स होता है कि आखिर चीज कब बन के तैयार होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो इसका है वो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये केवल और केवल बहुत ही कम वॉल्यूम का होता है, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ और भी है कि इसको जब भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोडक्शन सिस्टम को जब भी हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें जो यूज़ होने वाली जो मशीन्स हैं, वो बेहद जनरल पर्पज़ मशीन होती हैं। कोई बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की मशीन्स नहीं होती हैं, जनरल पर्पज़ की मशीन होती हैं, लेकिन जो उनके ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसको बनाने वाले लोग होते हैं, बहुत ही स्किल्ड होते हैं। हमेशा इसमें अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हमेशा रखनी पड़ती है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी सारे टाइप के प्रोडक्ट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी होती है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक एक तुरंत बनने वाला है, तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत डिटेल होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई पर्सन टेलर के यहाँ जाता है अपने कपड़े सिलवाने के लिए, तो अ, जो क्लॉथिंग होगा, जो कपड़े जो सिलवाएगा, हमेशा 1 या 2 पीस सिलवाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो 10-15 क्लॉथ 1 या 2 सिलवाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो कहने का मतलब ये है कि वैरायटी उतना ज़्यादा है। कभी भी आप 2 गज शर्ट सिलवा रहे हैं तो दोनों एक जैसी, कई बार ऐसा होता है, दोनों अलग-अलग स्टाइल के होते हैं, तो कपड़े अलग होते हैं, तो उसका टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है, तो उसका स्टाइल अलग होता है। तो ये हो गया हमारा जॉब शॉप। ये ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे वैरायटी बहुत हाई है, मशीनें जो यूज़ की गई हैं वो वैसे की जनरल पर्पज़ मशीन्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो हाईली स्किल्ड हैं। एक अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी टेलर का, तो मतलब ये कुछ ऐसा काम है जो हर पर्सन नहीं कर सकता है। तो वो पर्सन जो है, मशीनें क्योंकि उसके पास बिल्कुल जनरल पर्पज़ है, यानी वही सामान्य सी एक सिलाई वाली मशीन, एक नॉर्मल सी कैंची, नॉर्मल सा धागा, सुई धागा, ऐसी चीज़ लेके वो अपना शॉप पे काम करते हैं। तो ये जॉब शॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। तो जैसे एडवांटेजेस क्या-क्या हुए, सबसे पहले कि अगर हम लोग जनरल पर्पज़ मशीन्स होती हैं, इसी वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया अगर यहाँ पर हम जनरल पर्पज़ मशीनों की जगह पर बहुत ही स्पेशलाइज़्ड टाइप की मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जो वैरायटी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एक अगर मशीन की बात की जाए, तो अगर जनरल पर्पज़ मशीन हैं, तो हम उसी मशीन से बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो हमने टेलर शॉप की बात की, तो टेलर जो है, वो एक ही टाइप की मशीन से, एक ही टाइप की कैंची से बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि अगर हम यही मशीन स्पेशलाइज़्ड टाइप की मशीन दे दी जाए उसको, तो उससे केवल एक ही टाइप की चीज़ बन के तैयार हो। इसलिए मशीन का पर्पज़ यही है कि जनरल पर्पज़ मशीनें होंगी तो हम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी के साथ। नेक्स्ट थिंग ये है कि ऑपरेटर्स जो है इसके, यानी जो मशीनों चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं। अ, स्किल्ड होने की वजह से उनको हमेशा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, वो नई चीज़ सीखा करते हैं। ऑपरेटर्स जो होंगे वो हमेशा स्किल्ड होंगे। एक चीज़ और भी है कि किसी भी ऑपरेटर का फुल अ, पोटेंशियल है, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टाइप के प्रोडक्शन। और लास्ट में एक बात और भी कहा गया है कि जितनी भी टाइप की क्रिएटिविटी है, वो इस टाइप के प्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी है। यानी कोई पर्सन फुल्ली क्रिएटिव होकर के इसमें काम कर सकता है। इसके कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो इसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो
कॉस्टिंग होती है पर यूनिट कॉस्ट, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर अगर हम करें जॉब शॉप के बाद में जितने प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो मास हो, चाहे वो बैच हो, चाहे वो कंटिन्यू। अगला था कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई होता है। जैसे अगर हमने टेलर शॉप का एग्जांपल लिया, तो टेलर के यहाँ जब भी आप कोई जाता है तो टेलर को ये मालूम नहीं होता है कि किस कलर का जो क्लॉथिंग है कोई कस्टमर लेकर के आएगा। सपोज आप व्हाइट कलर का पहन के आते हैं, आपको व्हाइट शर्ट चाहिए, तो उसके पास पहले से व्हाइट शर्ट से आगे और जो बटन वगैरह है वो होना चाहिए। अगर आपका कलर कोई डिफरेंट है तो उसका मतलब हर तरह के कलर से होंगे और हर कलर की टाइप के बटन होंगे, तो उसके पास पहले से होने चाहिए। इसका मतलब इन्वेंट्री जो है इस केस में बहुत हाई रहती है। नेक्स्ट इसमें बात और भी कही है कि प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेटअप तैयार नहीं है। हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट तैयार किया जाता है। इस वजह से जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है, फ्रीक्वेंट होती है। और एक बात और भी कहा गया है कि इस टाइप के प्रोडक्शन में जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके रीज़न मैंने आपको पहले भी बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमको तुरंत चाहिए। इस वजह से स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइजेशन न करते हुए हम कहीं भी कोई स्पेस दे सकते हैं, इस वजह से स्पेस ज़्यादा चाहिए। इसके बाद आते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन जो हमारा है वो शॉप शॉप से ही रिलेटेड है। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो वैरायटी है वो एज कम्पेयर जॉब शॉप कम हो जाती है, और जो प्रोडक्शन है वो टुकड़ों में होता है। जैसे इसका एग्जांपल भी एक डेफिनेशन भी दिया गया है, अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री कंट्रोल सोसाइटी ने दिया है कि एज अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच द जॉब पासेस टू द फंक्शनल डिपार्टमेंट इन लॉट्स और बैचेस एंड ईच लॉट मे हैव अ डिफरेंट प्रूफिंग। इसका मतलब ये है कि सपोज वो जो शॉप थी टेलर की, अभी का केस ये है कि इस टाइप के प्रोडक्शन में यानी बैच प्रोडक्शन में है अभी भी वो टेलर शॉप, बट क्या है, अभी उस टेलर शॉप में कई सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं। एक एक हिस्सा ऐसा है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ स्टिचिंग होगी, एक दूसरा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर सिर्फ कटिंग होगी, और वहाँ पर एक दो या नहीं, 10 15 20 एक साथ कपड़े जाते हैं, और जो कटिंग वाला पर्सन केवल कटिंग कर रहा है, स्टिचिंग वाला पर्सन जैसे उसको मिलता है तो वो केवल स्टिचिंग कर रहा है, बाकी चीज़ों से उसको मतलब नहीं। पहले क्या था कि एक या दो पर्सन होते थे वही सारा काम, अभी सारा काम एक ही आदमी नहीं कर रहा, अभी बहुत सारे काम मिल करके लोग कर रहे हैं और हिस्सों में कर रहे हैं, और जितने लोग हैं उनके पास अपना अलग अलग स्टाइल्स काम। तो है ये भी जॉब शॉप, बट यहाँ पर एक बात कही गई है कि ये हिस्सों में बटा हुआ है, और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो एज कम्पेयर जॉब शॉप से ज़्यादा होगी, तो वेराइटी ऑब्वियस बात है कम। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इसमें अगर हम पहले वाले की का बात करें तो जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा जल्दी होता है, उसका जो प्रोडक्शन टाइमिंग है वो कम होता है। यहाँ पर जो मशीनें और जो प्लांट्स हैं, जो पार्ट हैं, जो स्पेस है वो फ्लेक्सिबल है, यानी एक ही मशीन से हम दो तीन तरह के काम कर सकते हैं। तीसरा ये है कि एक बार प्रोडक्शन के लिए एक मशीनरी का सेटअप किया गया, तो जैसे ही हमको दूसरे हिस्से का काम करना पड़ेगा, तो हमको पहले वाला जितना सेटअप तैयार किया गया है वो हटाना भी पड़ेगा। ये इसका एक एक पॉइंट है। एक सेटअप तैयार करने के बाद जब हम दूसरा हिस्से वाला काम करेंगे तो हमको पहला वाला हिस्सा तक हटाना। चौथा पॉइंट ये भी कहा गया है कि इसमें जो लीड टाइम है और जो कॉस्ट है वो कंपेयर्ड जॉब शॉप की अगर हम बात करें तो कम होता है। अब ये लीड टाइम क्या होता है समझिए। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जो हमारा जो टाइम होता है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में लगने वाला टाइम जो होता है उसको लीड टाइम होता है। तो लीड टाइम यानी जो प्रोडक्शन में लगने वाला समय जो है एज कम्पेयर जो बैच जो ये जॉब शॉप है उससे का लीड टाइम कम होता है, यानी प्रोडक्ट जो होता है वो जल्दी बनता है। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर एडवांटेज की बात की जाए तो पहला है कि एक ही प्लांट, प्लांट का मतलब फैक्ट्री, एक प्लांट या मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, तो इसका एक प्लस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास कई तरह की मशीनें हैं और हर मशीन से हम कई तरह के काम कर पा रहे हैं। मशीनें अभी भी जनरल पर्पज की हैं,
तो मशीनों से हम कई तरह की काम कर सकते हैं। फिर प्रमोट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोला गया है यहाँ पर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक शॉप में 4 लोग रहते हैं, एक पर्सन ऐसा है कि वो कटिंग वाला काम करता है, तो उसको सिर्फ कटिंग वाला काम करना है। तो एक टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बिल्कुल अच्छे से कटिंग करना उसको आ चुका होगा, कि उसका फंक्शन जो होगा वो ठीक से परफॉर्म कर पा रहा हो। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइज हो चुका होगा कटिंग करने में। दूसरा सिलाई करने वाला है, तो वो सिलाई करने वाला है, बिल्कुल फंक्शनल स्पेशलाइज हो चुका होगा। अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, पर यूनिट अगर हम बात करें तो वो लोअर होगा एज कम्पेयर अगर जॉब शॉप की बात करें। ये चीज़ आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी बताया गया था कि जो वैरायटी जब कम होगी और जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो होता है कम आता है। अगला है कि लोअर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, जब भी हम कोई बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। इस केस में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होता है। बहुत कम पैसों में हम इस टाइप के बिजनेस को रन कर सकते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट प्रोसेस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब कई सारे कि हमारे पास मशीन जो है वो जनरल पर्पज मशीन है, इसलिए कई तरह की प्रोसेस को और कई तरह के प्रोडक्ट को हम लोग एक ही तरह के प्लांट में एक ही तरह की मशीन से काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देंगे, जैसे ये आप लोगों का पराग वाला दूध का फैक्ट्री, अगर आप लोगों को कभी हमारी मौका मिलेगा तो ले चलेंगे, दिखाएंगे कि एक ही टाइप की फिलिंग मशीनें जो हैं उनमें दूध का फिलिंग किया है। तो उसी फिलिंग मशीन से हम दूध भी फिल कर रहे हैं, उसी फिलिंग मशीन से हम जो उसमें मट्ठा आ रहा है उसका फिलिंग कर रहे हैं, घी का फिलिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हम उसी से फिलिंग कर पा रहे हैं। तो यही एक ही मशीन से हम कई तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर पा रहे हैं। और अगला बात कह रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग इसमें काम करने वाले हैं वो इसमें अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड रहते हैं। तो मालूम होता है कि फंक्शन ऐसा होता है, इसका मतलब जो पर्सन जो काम कर रहा है उसको वो काम अच्छे से आता है, इस वजह से वो अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इस वजह से जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने जॉब को अच्छे से कर करके अपने जॉब की वजह से सेटिस्फाइड। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मटेरियल हैंडलिंग इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड लॉन्गर। मटेरियल फ्लो बहुत ही इरेगुलर होता है। इसका मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक सेटअप को सेट करने के लिए पहले जो बना हुआ सेटअप है उसको हटाना पड़ता है। इसका मतलब एक सेटअप हटेगा, दूसरा सेटअप आएगा। इसका मतलब चीज़ें जब इरेगुलर हैं इस वजह से मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात कहा गया है कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल जो है वो कॉम्प्लेक्स है। प्रोडक्शन जो है वो कई बार कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कई चीज़ों की रेगुलरिटी ना होने की वजह से प्रोडक्शन जो प्लानिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। फिर इसमें जैसे पहले वाले प्रोडक्शन में क्या था कि जो इन्वेंट्री हाई होती है, इन्वेंट्री यहाँ भी हाई रहेगी और वर्किंग प्रोग्रेस इंडस्ट्री जो इन्वेंट्री है वो हाई रहती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो टेलर था उसके पास 15 कपड़े हैं, उसने कटिंग की, कटिंग करने के बाद वो 15 के 15 जब कट जाएंगे उसके बाद ही वो उसमें को डिलीवर करेगा। तो इस डिलीवरी की ड्यूरेशन में जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो हाई होता है, यानी वर्किंग प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इन्वेंट्री, अगर हम कंपेयर करते हैं जॉब का। और चौथी बात कही गई है कि हायर सेटअप कॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन सेटअप, यानी बार बार सेटअप में चेंज हो रहा है, इस वजह से सेटअप कॉस्ट जो है वो हायर। तीसरा आते हैं मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन नाम से मास का मतलब बहुत ज़्यादा, मास का मतलब ये है कि कई बार काइंड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें इसमें पार्ट में प्रोडक्शन हो रहा है और बाद में उसको असेंबल कर रहे हैं। ये एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में जो जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है वो फुल बनता है, यहाँ पर केस में पार्ट में बनते हैं। इसमें बहुत ही लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है। अगर
की बात करें, और मशीन जो होती है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, उनमें एक तरह का लाइन या प्रोडक्ट लेआउट में बना होता है पहले से है। यानी हमको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, ऑलरेडी पहले से मशीन बनी लगी होती है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर मास का प्रोडक्शन यूज किया जा सकता है। पहली चीज, पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस। इसका मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट या प्रोसेस पहले से डिफाइंड है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कितना ड्यूरेशन में बनेगा, किस मशीन पर बनेगा, उस प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी प्रोडक्ट की लेंथ कितनी होगी, कितना विड्थ का होगा, कितना ग्राम का होगा, ये चीज़ पहले से डिसाइडेड होगी। वहाँ पर इस तरह का प्रोडक्शन सिस्टम देखा जाता है। नंबर 2, डेडिकेटेड और स्पेशल टाइप की मशीनें जो होती हैं, कैपेसिटी बहुत हाई होती है, जिसमें कि एसएमसीडी टाइप की मशीन आप देख रहे होंगे, यूज करते होंगे दिन में, तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लार्ज वॉल्यूम। चौथा, एक पार्ट ये भी है कि जो बनने वाला जो समय है, किसी प्रोडक्ट को बनने में लगने वाला समय है, वो बहुत ही कम है इस केस में, कि बस मशीनों पे बन रहा है, डेडिकेटेड मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ बना के देती है। अगली बात ये कहा गया है कि लोअर इन प्रोसेस यूनिट, जहाँ पर चूंकि मशीनें ऑटोमेटिक हैं, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, इस वजह से जो वर्किंग प्रोग्रेस है बहुत कम है। नेक्स्ट बात ये कहा गया है परफेक्टली बैलेंस प्रोडक्शन लाइन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस। सारी मशीनों को मालूम है कि उनको प्रोडक्ट कितने ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हो करके जाएगा, और अगली मशीन को हैंडलिंग करने का टाइम भी उनको पहले से मालूम है। यानी जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मशीनें एक दूसरे को प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर रही है। तो जो प्रोडक्शन लाइन है वो पूरी तरह से बैलेंस। अगला बात कह रहा है कि फ्लो ऑफ मटेरियल या कंपोनेंट या जो पार्ट्स की बात करें वो कंटिन्यू, यानी कोई भी जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो पार्ट्स हैं या कह लीजिए कंपोनेंट जो भी कह लीजिए, वो सब ऑटोमेटिकली और लगातार हो। ऐसा नहीं है कि कुछ डिले हो, सारा फ्लो जो है मटेरियल का वो ऑटोमेटिकली। कुछ लोग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम जब वहाँ एक शुगर फैक्ट्री में गए थे, तो आपने देखा था कि वहाँ पर जो मटेरियल का जो फ्लो था कंटिन्यूअस फ्लो। एक बात और भी है, क्योंकि सारा काम मशीनों से हो रहा है, सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से हो रहा है, जो पर्सन है उसका काम केवल और केवल मशीन चलाने का है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन प्लानिंग है या जो कंट्रोल है थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर, अगर हम बैच की बात करें या अगर हम जॉब शॉप की बात करें। अगला और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। यानी जो मटेरियल है वो पूरी तरह से, उनका हैंडलिंग जो है, मटेरियल का ट्रांसफर जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। जैसे पहला, इन्होंने एडवांटेज की बात की जाए तो पहला ये है कि हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन यूज साइकिल टाइम। यानी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लगने वाला जो समय है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर अगर हम जॉब शॉप या बैच की बात करें। तीसरा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रेट पर होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जितनी भी मशीनें हमारी जितनी चीज़ें हैं उनका हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत हायर रेट पे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तीसरा, लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। आपको याद होगा जब हमने पहला पढ़ाया था आपको, जो जॉब शॉप था, तो हमने आपको बताया था कि इसमें ऑपरेटर बहुत ही स्किल्ड रिक्वायर्ड होता है। इस केस में सारा काम मशीनें कर रही हैं, सारा काम ऑटोमेटिक मशीनें कर रही हैं। जो हमारा ऑपरेटर है उसको मशीन चलाना आना चाहिए, बाकी किसी से उसको मतलब नहीं है। तो अगर ऑपरेटर हमारा होगा तो लेस स्किल्ड होगा तो भी काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि प्रोसेस इन्वेंट्री या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बहुत लो होती है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो होती है इस केस में बहुत कम। कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा मशीनों पर ही सारा काम हो रहा है, और सारा जो फ्लो है मटेरियल का वो एक के बाद दूसरे मशीन पर ऑटोमेटिक हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि सारा मशीनों में से कहीं पर कोई एक मशीन की
बीच में या पहली या आखिरी कोई भी चीज़ अगर ब्रेकडाउन हो जाता है उसमें, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक जाता है, एक माइनस पॉइंट में। दूसरा, अगर हमारे प्रोडक्ट में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर हमारे प्रोडक्ट जरा भी चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें अपने पूरे प्रोडक्शन की लाइन में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, बात कुछ करिएगा, बहुत आसान होता है। जितने भी आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, चाहे वो थम्स अप की बात करें, चाहे किसी बात करें, आपने गौर किया होगा कि अगर कोई एक ब्रांड की बात करें तो सारी बॉटल्स तो साइज, शेप, डिजाइन जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है और हमेशा सिमिलर ही रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि उसका डिजाइन चेंज। अगर हम सोप की बात करें तो आपने जितने भी साबुन यूज किए होंगे, आपने देखा होगा सारे साबुन जितने होते हैं उनका सबका साइज, उनका सबका डिजाइन सिमिलर होता है। हाँ, अगर एक बार डिजाइन में चेंज करना पड़े तो हमको अपने पूरे जो लाइनअप में है सब में चेंज करना पड़े। अगला ये भी कहते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे होता है। एक ऐसा बिजनेस है जिसको सभी लोग शायद यूज नहीं करते हैं। एक मतलब बड़े जो बिजनेसमैन है केवल वही इसका यूज, वही वही लोग इसका बिजनेस कर सकते हैं। और एक बात ये भी कहा गया है, साइकिल टाइम डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस, किसी प्रोडक्ट को बनने में 4 प्रोसेस और सब, हर एक प्रोसेस का अलग अलग टाइम, तो जो 4 प्रोसेस में सबसे स्लो काम कर रहा होगा, हम प्रोडक्ट को, प्रोसेस को उसी के टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक सोप है, उसमें 4 तरह के प्रोसेस हैं। 4 तरह के प्रोसेस में एक तीसरा नंबर का प्रोसेस है, उसको में लगता है 4 मिनट। तो 4 प्रोसेस और सबसे स्लो काम कर रहा है उसका है 4 मिनट। यानी हम ये मान चलेंगे कि एक सोप को बनने में लगने वाला जो समय है 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 मिनट होगा। भले पहला प्रोसेस 1 ही मिनट में काम कर लेता है, भले दूसरा प्रोसेस 2 मिनट में काम कर लेता है, लेकिन हम हमेशा उसका जो टाइमिंग है वो सबसे स्लो प्रोसेस वाले लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में टाइप करते रहिएगा। एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इस तरह के सारे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में आते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आप जैसे जैसे आप देखा होगा, जानते होंगे कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब ही केवल और केवल ये है कि हम कंटिन्यूअस यानी कोई भी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं, लगातार प्रोडक्शन होता ही रहे। यहाँ पर मशीनें कभी रुके ही ना, एक के बाद दूसरी शिफ्ट आ जाए, शिफ्ट के बाद तीसरी शिफ्ट आ जाएगी और मशीनें जो है कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो ऐसे टाइम पर हम कहते हैं कि ये जो टाइप का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इस टाइप के प्रोडक्शन में जितनी भी मशीन, जितने भी प्रोडक्शन के जितने ऑपरेशन, वो पहले से लेकर के और आखिरी प्रोसेस तक एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे रहे। सारा काम ऑटोमेटिक मशीन से होगा, सारा काम जो मटेरियल का फ्लो है वो ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू होगा। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट, ट्रांसफर डिवाइसेस सब ऑटोमेटिक लगी। ह्यूमन जो पर्सन होता है उसका काम केवल और केवल मशीन को ऑन करना होता है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक मशीनें करते रहती हैं। कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला, डेडिकेटेड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट विद जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम जीरो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, तो जो कोल्ड ड्रिंक की जो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री होती है, तो जो कोको कोला की फैक्ट्री है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वो, एक ही तरह का कोल्ड ड्रिंक बनेगा। उसी वो मशीन से हम किसी दूसरे तरह का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा जॉब शॉप था, जो हमारा बैच था, उस केस में क्या था, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। इवन जो हमारा मास था उस कंडीशन में भी हमने देखा था कि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन वगैरह में जब हम लोग करते थे तो थोड़ा बहुत चेंज करते थे। हालांकि चेंजेस मशीन में करना पड़ता था, लेकिन चेंजेस पॉसिबल। यहाँ केस में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। दूसरा बात,
कि जितना भी मटेरियल हैंडलिंग है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, मशीनों का काम सिर्फ लगा हुआ है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मशीनें एक के बाद दूसरे को चीज़ों को ट्रांसफर कर सकती है, कोई भी काम ह्यूमन बींग नहीं। थर्ड पार्ट, प्री डिटरमाइंड प्रोसेस फॉलो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यानी जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन है किसी प्रोडक्ट को बनने के लिए वो पहले से ही डिसाइडेड है। किसी भी तरह का ऑपरेशन जो है वो जो हमारा बैच या फिर जो जॉब शॉप था उसकी तरह नहीं है कि एक बार हमने काम कर लिया फिर चेंज कर लिया फिर दूसरा काम कर लिया, नहीं ऐसा नहीं। पहले से सब कुछ प्री डिफाइंड है, उतना ही काम करना है, सब वैसे ही करना है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन पहले से होता है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्टैंडर्ड की बात की जाती है, यानी अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोप का, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो सोप है वो पहले से ही डिसाइडेड है कि कितना ग्राम का होगा, कितना लेंथ होगा, कितना विड्थ होगा। ये सब चीज़ें जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है, इसलिए ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड। अगली बात, कंपोनेंट या मटेरियल्स कैन नॉट बी readily आइडेंटिफाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट। यानी अगर हम किसी कंपोनेंट की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें, तो जब तक वो बन के तैयार नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनने वाला क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जो मास या जो बैच वाले हैं वहाँ पर आप कंपोनेंट से ये पता कर सकते हैं क्या बनेगा इससे, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। मटीरियल से आप नहीं आ सकते हैं कि अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। लास्ट पार्ट ये है कि जो प्लानिंग कह लीजिए या इसका शेड्यूलिंग कह लीजिए या कंट्रोल वाला पार्ट कह लीजिए, वो बिल्कुल ईजी है और वो एक नॉर्मल रूटीन टाइप का वर्क होता है। ऑटोमेटिकली सारा काम होता है, लोग आते हैं मशीनें ऑन करते हैं, बिल्कुल जैसे रूटीन काम होता है वैसे ही रूटीन काम होता है। तो ये ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी कुछ बात करते हैं, अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो जैसे पहला मैंने आपको जैसे बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस सीक्वेंस होता है, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्ट और सारे का सारा प्रोसेस पहले की तरह स्टैंडर्ड होता है, पहले से ही सब कुछ दिखाया जाता है। एक सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कि जो मशीन का यूटिलाइजेशन है, जो प्लेस का यूटिलाइजेशन है, जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है, वो हायर होता है या यूँ कहा जाए हाईएस्ट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक मशीन से तो होता है, तो मशीन को चलाने के लिए दो चार ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो मशीन होती हैं उनको चलाने के लिए केवल ह्यूमन चाहिए। बाकी मशीन जो दूसरी मशीन है वो पहली मशीन के साथ में एसोसिएटेड होती है। तो बस पहला पर्सन आया, उसने कुछ मशीनें चलाई और ऑटोमेटिकली काम शुरू हो गया। अगली बात ये कहा गया है कि पर्सन लिमिटेड स्किल्स कैन बी यूज ऑन प्रोडक्शन लाइन। पहले वाले केस में तो ये था कि जो मैन है, जो ऑपरेटर है, वो हाईली स्किल्ड होता है और वो हाईली स्किल्ड ही चाहिए। बट दूसरे केस में ये भी कहा गया है कि प्रोडक्शन लाइन जो हमारी है वहाँ पर क्योंकि काम ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू हो रहा है, तो हमें जो ऑपरेटर्स हैं वो अगर लेस स्किल्ड भी हों तो भी काम चलेगा। और लास्ट पार्ट यही कहा गया है कि यूनिट कॉस्ट जो होती है वो लोएस्ट होती है इस केस में, और जो वॉल्यूम होता है यानी जो प्रोडक्शन जो होता है वो हाईएस्ट होता है। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे पहला पार्ट कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट एंड प्रोसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि एक ही फैक्ट्री में एक ही मशीन के थ्रू कई सारी प्रोडक्ट बनाना इस केस में पॉसिबल नहीं है। आप एक ही फैक्ट्री में एक ही मशीन से एक ही तरह का प्रोडक्ट बना। दूसरी बात ये कहा गया है कि बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, छोटा मोटा बिजनेसमैन इस टाइप के प्रोडक्ट का यूज नहीं करेगा। और लास्ट पार्ट कहा गया है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ए लिमिटेशन। जैसा कि हमने शुरुआत में अपने डायग्राम में बताया था कि जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन मतलब जो वैरायटी है वो लोएस्ट है या बहुत ही कम। तो ये हमारा कुछ पार्ट था जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आज आप लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और
या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना हो तो अपना रेज़ करें, अपने हैंड को रेज़ करें ताकि हम आपको यहाँ से म्यूट या अनम्यूट कर दें।